everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in our previous lecture we have discussed preparatory phase of glycolysis in detail. So in continuation with that lecture, today we are going to discuss payoff phase of glycolysis in detail. So payoff phase of glycolysis को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी ग्लाइकोलिसिस की ओवरव्यू की बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और ये बनाता है दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। जब वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है तो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं एंड दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। But this is not a single step reaction. This reaction is completed in 10 steps. So out of 10 steps जो first 5 होते हैं, first 5 की अगर हम बात करें तो they are comes under preparatory phase. They are comes under preparatory phase of glycolysis. वहीं पे जो लास्ट 5 होते हैं उनको हम पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। सो लास्ट 5 फेज की अगर हम बात करें तो दे आर पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट 5 इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज एंड लास्ट 5 इज नोन एज पे ऑफ फेज। अगर हम ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज आते हैं एंड ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बनाता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है और ये 3 ट्रायोज फॉस्फेट बनाते हैं। फर्स्ट वन is the glyceraldehyde 3-phosphate. First one is the glyceraldehyde 3-phosphate and second one is the dihydroxyacetone phosphate. Second one क्या है? dihydroxyacetone phosphate. But यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायोज फॉस्फेट बने हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate एंड सेकेंड वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इंटर करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर नहीं करता। तो सवाल हमारा ये है कि जब ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इंटर करता है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में आइसोमेराइज होते हैं। सो नाउ वी हैव 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate एंड दोनों के दोनों ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इंटर करते हैं ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate सबसे पहले क्या बनाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बनाता है 1,3-bis-phosphoglycerate। क्या बनाता है? 1,3-bis-phosphoglycerate। नाउ 1,3-bis-phosphoglycerate 3-phosphoglycerate बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3-phosphoglycerate एंड 3-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट होता है। 3-phosphoglycerate क्या बनाता है? 2-phosphoglycerate बनाता है। नाउ 2-phosphoglycerate से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनते हैं एंड देन अल्टीमेटली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है एंड फ्रॉम ऑनवर्ड्स ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate ऑल आर 2 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate है तो 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis-phosphoglycerate बनेगा एंड 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis-phosphoglycerate से 2 मॉलिक्यूल 3-phosphoglycerate बनेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल 3-phosphoglycerate से 2 मॉलिक्यूल 2-phosphoglycerate बनेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल 2-phosphoglycerate से 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनेंगे। सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस जिसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। सो फर्स्ट 5 रिएक्शन फ्रॉम ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate तक ये प्रिपरेटरी फेज कहलाता है। नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से जो पायरुवेट तक का फॉर्मेशन है वो पे ऑफ फेज कहलाता है। प्रीपरेटरी फेज में
2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज होते हैं। पे ऑफ फेज में टोटल 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एंड 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। बट जो नेट गेन ऑफ एटीपी है 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 ATP, क्योंकि 4 ATP का फॉर्मेशन तो होता है बट 2 ATP यूज भी हो जाता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। सो नेट गेन ऑफ ग्लूकोज इन वन पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 ATP। सो दिस इज ओवरव्यू। अब हम आते हैं डिटेल एनालिसिस पे। So payoff phase of glycolysis yields ATP and NADH है। ग्लाइकोलिसिस की अगर पे ऑफ फेज की बात करें तो ATP बनता है एंड NADH बनता है। The payoff phase of glycolysis includes the energy conserving phosphorylation steps in which some of the free energy of glucose molecule is conserved in the form of ATP। ग्लाइकोलिसिस का जो पे ऑफ फेज है उसमें क्या आते हैं, उसमें आते हैं एनर्जी कंजर्विंग फॉस्फोराइलेशन स्टेप, जिसमें ग्लूकोज का कुछ फ्री एनर्जी कंजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Remember that 1 molecule of glucose yields 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Both halves of the glucose molecules follow the same pathway in the second phase of glycolysis. ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनते हैं और दोनों के दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इंटर करते हैं पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। Now the conversion of 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate to 2 molecules of pyruvate is accompanied by the formation of 4 molecules of ATP from ADP। यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड का कन्वर्सन होता है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में, उससे 4 ATP फॉर्मेशन होता है फ्रॉम 4 ADP। However, the net yield of ATP per molecule of glucose degraded is only 2। ग्लाइकोलिसिस में अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है तो जो नेट यील्ड होता है पर मॉलिक्यूल ग्लूकोज दैट इज 2 ATP। क्यों? क्योंकि 2 ATP इन्वेस्ट हो जाते हैं प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू फॉस्फोराइलेट द 2 इंस ऑफ हेक्सोज मॉलिक्यूल। 2 इंस ऑफ हेक्सोज मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? हेक्सोज बेसिकली क्या है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज टोटल 6 कार्बन के होते हैं। कितने कार्बन के होते हैं? 6 कार्बन के होते हैं। सो फर्स्ट एंड लास्ट इंड, फर्स्ट इज कार्बन नंबर 1 एंड द लास्ट इज कार्बन नंबर 6। इन दोनों को फॉस्फोराइलेट करने में 2 ATP यूज हो जाते हैं। So this is basically overview of preparatory phase. Now we are going to discuss in detail each step of the payoff phase of glycolysis. तो first step of payoff phase of glycolysis की बात करें, it is the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate and this is the first step of payoff phase of glycolysis. Glycolysis के payoff phase के first step की बात करें तो यहाँ पे glyceraldehyde 3-phosphate से क्या बनता है? 1,3-bisphosphoglycerate and this reaction is catalyzed by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Dehydrogenase मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल एंड हाइड्रोजन का रिमूवल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो ये रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन है। This is the first carbon, second carbon and third carbon. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के ये 3 कार्बन है। कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन वहीं पे 1,3-bisphosphoglycerate की बात करें सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे तो फॉस्फेट ग्रुप है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate एंड 1,3-bisphosphoglycerate में डिफरेंस क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज एट द कार्बन नंबर 3, लेकिन 1,3-bisphosphoglycerate में 2 फॉस्फेट ग्रुप है that is at the carbon number 1 and carbon number 3. So this reaction includes both oxidation as well as phosphorylation, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड हो रहा है, बट फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड करने के लिए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर भी चाहिए। सो क्या यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है क्या ATP है? नहीं, यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर ATP नहीं है, यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज HPO4-।
अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन को कैसे समझेंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज एल्डिहाइड। लेकिन 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एंड दिस इज नॉट ए फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड विथ फॉस्फेट। सो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन चाहिए। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो डेफिनेटली वहां पे किसी न किसी का रिडक्शन होता है। सो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है NAD+ का। और NAD+ की अगर हम बात करें तो NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन को लेके क्या बनाते हैं, NADH बनाते हैं, प्लस इनका जो एक हाइड्रोजन होता है वो सॉल्यूशन में रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि NAD के रिंग में 2 हाइड्रोजन को एकोमोडेट होने का जगह नहीं होता है। एक हाइड्रोजन एकोमोडेट हो जाते हैं रिंग में और दूसरा हाइड्रोजन सॉल्यूशन में रिलीज हो जाता है। सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 2 एनर्जी कंजर्विंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं इट इज हाई एनर्जी बॉन्ड दैट इवेंचुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पे ATP तो नहीं बनता, लेकिन जो NADH बना है उस NADH से ATP का फॉर्मेशन होता है और दूसरा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट स्टेप में ATP का फॉर्मेशन करता है। द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं। बट यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है इट इज नॉट ए फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप बट टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड विथ फॉस्फोरिक एसिड, जो कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एन अनहाइड्राइड कॉल्ड एसाइल फॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे COOP डबल बॉन्ड O माइनस और इस ग्रुप को एसाइल फॉस्फेट बोलते हैं। एसाइल फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इसकी वेरी हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, इट इज -49.3 किलोजूल पर मोल। Much of the free energy of oxidation of aldehyde group of glyceraldehyde 3 phosphate is conserved by the formation of acyl phosphate group of at carbon number 1 of 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी रिलीज नहीं होता है बट उसका मच ऑफ द एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी एसाइल फॉस्फेट के फॉर्म में कंजर्व हो जाते हैं। The acceptor of hydrogen in the glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase reaction is NAD+। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में एक्सेप्टर क्या है हाइड्रोजन का, NAD+। NAD+ कहाँ रहता है, एंजाइम के रॉसमन फोल्ड से बाइंड रहता है एंड द रिडक्शन ऑफ NAD+ प्रोसीड्स बाय द एंजाइमेटिक ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू निकोटिनामाइड रिंग ऑफ NAD+, एल्डिंग द रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH। यहाँ पे NAD+ का रिडक्शन कैसे होता है, NAD+ का रिडक्शन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है तब होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम एंड NADH को रिड्यूस्ड कोएंजाइम बोलते हैं। The other hydrogen atom of the substrate molecule is released to the solution as H+। मतलब जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, एक हाइड्राइड आयन के फॉर्म में और दूसरा H+ के फॉर्म में। एक हाइड्रोजन NAD+ के रिंग पे अटैच होता है और दूसरा सॉल्यूशन में रिलीज होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कोवैलेंटली बॉन्ड टू डिहाइड्रोजनेज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्शन जब होता है तो वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ बॉन्ड होता है और वो बॉन्डिंग कोवैलेंटली होता है। द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्ट्स विद SH ग्रुप ऑफ एन एसेंशियल सिस रेजिड्यू इन द एक्टिव साइट इन ए रिएक्शन एनालोगस टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल।
यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, ये एंजाइम के सिस रेजिड्यू पे जो एसिस ग्रुप होते हैं उनसे रिएक्ट करता है और वो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है। बट क्योंकि यहाँ पे सल्फर इन्वॉल्व है, यहाँ पे थियो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन ऑफ एसेंशियल सिस रेजिड्यू विद हैवी मेटल सच एज Hg+2 आयन irreversibly inhibits the enzyme। इस रिएक्शन को, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को Hg+2 जो होता है वो इनहिबिट करता है, एंड दैट इज irreversible inhibition। Because cells maintain only limited amounts of NAD+, glycolysis would soon come to a halt if the NADH formed in this step of glycolysis were not continuously reoxidized। क्योंकि इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, NAD+। अगर NAD+ NADH बनाता है तो NADH जो बन रहा है उससे फिर से NAD+ ऑक्सीडाइज्ड होकर बनना चाहिए, क्योंकि सेल्स में NAD+ का लिमिटेड अमाउंट मेंटेन होता है। सो द रिएक्शन इन विच NAD+ इज रीजनरेटेड एनारोबिकली आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन सेक्शन 14.3, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। So this is the mechanism of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase reaction। इस mechanism को समझते हैं। ये आपका क्या है, एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे इसमें अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, लेकिन जो ये 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द सिस जिसमें एसएस ग्रुप है, सेकंड वन इज हिस्टिडीन जिसमें ये रिंग का नाइट्रोजन है, एंड द थर्ड वन इज NAD+ जो एंजाइम के रॉसमन फॉल्ट से बाइंड है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम तो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज है, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जो कि आपका ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate है। अब यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये आपका है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस जनरेट होगा। जैसे ही ये प्लस जनरेट होगा, बेसिकली इट इज डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होता है। सो डेल्टा प्लस जैसे ही जनरेट होगा, ये हिस्टिडीन का जो इस रिंग का नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का, ये जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बनेंगे, बट कार्बन पे 5 बॉन्ड बनता नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, इस कार्बोनाइल कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। इस एसिडिक हाइड्रोजन को NAD+ कैप्चर करता है और NADH का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही NADH बनता है, ये एंजाइम से लीव हो जाता है और इस साइड पे दूसरा NAD+ बाइंड करता है। इस साइड पे क्या करेगा, दूसरा NAD+ बाइंड करेगा। अब जो आपका ये कंपाउंड बना है, इट इज थियोएस्टर इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या बना था, थियोहेमी एसिटल इंटरमीडिएट है, बट यहाँ पे क्या बना, थियोएस्टर इंटरमीडिएट। नाउ अब जैसे ये थियोएस्टर इंटरमीडिएट बना, NADH तो चला गया, अब यहाँ पे दूसरा NAD+ आया। जैसे ही आपका ये थियोएस्टर इंटरमीडिएट बनेगा, इस हिस्टिडीन रेजिड्यू, ये हिस्टिडीन रेजिड्यू के रिंग का जो हाइड्रोजन को गेन किया था, ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि आपका ये इस पे अटैक करेगा। यहाँ पे सबसे पहले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएंगे। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो बॉन्ड होते हैं ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, तो ये यहाँ पे फॉस्फेट क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, ये आपका सल्फर H+ को लेगा और अपने आप को फिर से SH के फॉर्म में मेंटेन कर लेगा, दूसरे रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन में 5 बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, तो ये सल्फर इस हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा। नाउ अब आपका जो कंपाउंड बना है, इट इज 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। कार्बन नंबर 1
कार्बन नंबर 3 पे तो फॉस्फेट था ही, अब ये कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनर कौन है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है 1,3-bis-phosphoglycerate एंड दिस एंजाइम इज रेडी फॉर अनदर रिएक्शन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase। नाउ अब हमारे पास क्या है? 1,3-bis-phosphoglycerate। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज phosphoryl transfer from 1,3-bis-phosphoglycerate to ADP। नाउ 1,3-bis-phosphoglycerate से क्या बनते हैं? 2-phosphoglycerate। अब जो यहाँ पे ये फॉस्फेट अटैच हुआ है, ये जो बॉन्ड है इट इज हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप। अब ये क्या करेगा? ये एडीपी को ये फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, और फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए जो इंजाइम होते हैं दैट इज काइनेज। सो इस रिएक्शन को जो इंजाइम कैटालाइज करेगा उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज अदर ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स की तरह इनकी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए। सो the enzyme phosphoglycerate kinase transfers high energy phosphoryl group from carboxyl group of 1,3-bis-phosphoglycerate to ADP forming ATP and 3-phosphoglycerate। तो जब ये फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर होगा 1,3-bis-phosphoglycerate से तो ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जो प्रोडक्ट होगा इट इज 3-phosphoglycerate एंड overall standard free energy change for this reaction is -18.5 kilojoule per mole। so इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज था इट इज प्लस 6.3 किलोजूल पर मोल विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन वहीं पे अगर इस रिएक्शन की बात करें इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दोनों रिएक्शन को कपल करते हैं तो ओवरऑल दोनों रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं विथ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ -12.5 kilojule per mole। so this is basically overview of this reaction। अब इसको डिटेल में देखते हैं। notice that phosphoglycerate kinase is named for the reverse reaction। phosphoglycerate kinase reverse reaction के लिए nomenclature किया गया है like all enzymes it catalyzes the reactions in both directions। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करता है एंड दिस एंजाइम एक्ट्स इन द डायरेक्शन सजेस्टेड बाय इट्स नेम ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की, इस एंजाइम की अगर हम बात करें तो इनका जो डायरेक्शन है वो सजेस्ट किया गया है बाय इट्स नेम ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस रिएक्शंस एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन रिएक्शन। स्टेप 6 and 7 of glycolysis together constitute an energy coupling process in which 1,3-bis-phosphoglycerate is the common intermediate। it is formed in the first reactions which would be endergonic in isolation। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो वो अकेले इंडरगोनिक रिएक्शन है, लेकिन जब हम उसको स्टेप 7 के साथ हम क्लब करते हैं, कपल करते हैं तो इट इज स्ट्रॉन्गली एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? एक्सर्गोनिक है। सो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 13 दैट एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी इज डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। जो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज से डिटरमाइन करते हैं एंड मास एक्शन रेशियो से डिटरमाइन करते हैं। मास एक्शन रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज प्लस RT ln का मास रेशियो। मास रेशियो में ln Q की अगर हम बात करें तो इट इज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज 1,3-bis-phosphoglycerate का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय NADH का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय NAD+ का कंसंट्रेशन। लेकिन रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट में H+ भी है बट हमने यहाँ पे H+ इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि H+ की अगर हम बात करें तो H+ कंसंट्रेशन जब हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करते हैं तो वहां पे हम इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर लिखते हैं और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। इसलिए हम जब हम एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज से
कैलकुलेट करते हैं तो उनके डेफिनेशन में हम ये H प्लस का कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करते हैं। सो व्हेन द मास एक्शन रेशियो इज लेस देन 1, अगर मास किसी भी रिएक्शन का मास एक्शन रेशियो 1 से कम है, इट्स नेचुरल लॉगरिथम हैज नेगेटिव साइन। इसका नेचुरल लॉगरिथम क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। सो स्टेप 7, बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 6 1,3-bis phosphoglycerate gives 1,3-bis phosphoglycerate concentration relatively low in the steady state and thereby gives Q for overall energy coupling process small. जब Q small होगा तो contribution of ln Q can make delta G strongly negative, and this is simply another way of showing how the two reaction steps 6 and 7 are coupled through a common intermediate, and that common intermediate is 1,3-bis phosphoglycerate. So the outcome of these coupled reactions, both reversible under cellular condition, is that the energy released on oxidation of an aldehyde to a carboxylate group is conserved by the coupled formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. The formation of ATP by phosphoryl group transfer from substrates such as 1,3-bis phosphoglycerate is referred to as substrate level phosphorylation, और substrate level phosphorylation को हम respiration linked phosphorylation से differentiate करते हैं। कैसे? substrate level phosphorylation की खास बात यह है कि substrate level phosphorylation में ATP का formation होता है जिसमें soluble enzymes and chemical intermediates involve होते हैं, लेकिन वहीं पे respiration linked phosphorylation की बात करें तो oxidative phosphorylation and photosynthesis में एक phosphorylation होता है जिसको photophosphorylation बोलते हैं। So oxidative phosphorylation की बात करें या फिर photophosphorylation की बात करें तो वहां पे membrane bond enzymes या and trans membrane gradients of protons की requirement होती है। So total 3 तरह के phosphorylation होते हैं। First one is the substrate level phosphorylation, second one is the oxidative phosphorylation and third one is the photophosphorylation। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डिफर करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन से भाई कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट्स और मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में साइटोसोलिक एंजाइम्स एंड केमिकल इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्शन ऑफ 3-phosphoglycerate टू 2-phosphoglycerate। 3-phosphoglycerate से 2-phosphoglycerate में कन्वर्शन होना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3-phosphoglycerate की अगर हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। 3-phosphoglycerate पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन 2-phosphoglycerate पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे है। ये डिफरेंस है। अब सवाल ये है कि हम इस एक कंपाउंड में फॉस्फेट ग्रुप को पोजीशन को कैसे चेंज करते हैं। वैसा एंजाइम जो किसी कंपाउंड के फॉस्फेट ग्रुप को या कोई पर्टिकुलर ग्रुप को पोजीशन चेंज करता है उस एंजाइम को म्यूटेज बोलते हैं, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट। तो एंजाइम क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अदर एंजाइम्स की तरह इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज 4.4 किलोजूल पर मोल। एंड इस रिएक्शन की बात करें तो दिस इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज ए 2-स्टेप रिएक्शन। अब एंजाइम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। जो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज होते हैं वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। अब ये जो फॉस्फोराइल ग्रुप है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज पे के हिस रेजिड्यू पे ये क्या करेगा? ये 3-phosphoglycerate के जो 2 पोजीशन पे OH है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2,3-bis phosphoglycerate, जिसको हम प्यार से 2,3-BPG भी बोलते हैं। नाउ अब जो आपका ये 2,3-bis phosphoglycerate के 3 पोजीशन पे फॉस्फोराइल ग्रुप है, ये फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करता है हिस्टिडीन को, एंड हिस्टिडीन अगेन फॉस्फोराइलेटेड होते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? 2-phosphoglycerate। So the reaction occurs in 2 steps. The phosphoryl group initially attached to his residue of the mutage is transferred to the hydroxyl group at carbon number 2 of 3-phosphoglycerate forming 2,3-bis phosphoglycerate, जिसको 2,3-BPG बोलते हैं। यही तो यहाँ समझाया कि जो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज होते हैं उसके हिस्टिडीन रेजिड्यू पे फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच होते हैं, और वही फॉस्फोराइल ग्रुप
3 फॉस्फोग्लिसरेट के सेकेंड पोजीशन पे जो OH है उस पे ट्रांसफर करता है। तो क्या बनाता है 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको 2,3-BPG भी बोलते हैं। The phosphoryl group at C3 of 2,3-BPG is then transferred to the same histidine residue, producing 2-phosphoglycerate and regenerating the phosphorylated enzyme. Phosphoglycerate mutage initially phosphorylated biphosphoryl transfer from 2,3-BPG, which is required in small quantities to initiate the catalytic cycle and is continuously regenerated by that cycle. इनिशियल जो फॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का वो 2,3-BPG से होता है, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। Although most cells 2,3-BPG is present in only trace amounts, मोस्ट ऑफ द सेल्स में 2,3-BPG बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट इट इज अ मेजर कंपोनेंट। इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीमोलर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में होते हैं, वेयर इट रेगुलेट्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से रेगुलेट करती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अभी हमारे पास क्या बना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट का डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज इनोलेज, एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज 7.5 किलोजूल पर मोल. Now in the second glycolytic reactions that generates a compound with high phosphoryl group transfer potential, enolase promotes reversible removal of a molecule of water from 2-phosphoglycerate to L-phosphoenol pyruvate. अब ये जो 2-phosphoglycerate है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 2 पे क्या है फॉस्फेट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पे है, 3 कार्बन पे OH है। अब ये क्या करेगा H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। अब ये डबल बॉन्ड की वजह से और यहाँ पे फॉस्फेट है तो यहाँ पे ये हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ट्रांसफर है इस कंपाउंड में। इट इज अ हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल। सो दैट मैकन यहाँ पे डिस्पाइट द रिलेटिवली स्मॉल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, देयर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसकी अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये बहुत ही कम होता है एंड इट इज -17.6 किलोजूल पर मोल। लेकिन अगर इनकी फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इट इज -61.9 किलोजूल पर मोल। बट 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाने में जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ये बहुत ही कम है, दैट इज 7.5 किलोजूल पर मोल। ये जो कंपाउंड है इसमें हाई फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल होता है, इस वजह से इनकी फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होती है इट इज -61.9 kilojoule per mole. Now, although 2-phosphoglycerate and phosphoenol pyruvate contain nearly the same total amount of energy, the loss of water molecule from 2-phosphoglycerate causes a redistribution of energy within the molecule, greatly increasing the standard free energy of hydrolysis of the phosphoryl group. Now, the last reaction of the glycolysis is transfer of phosphoryl group from phosphoenol pyruvate to ADP. अब आपका जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है इसमें हाई एनर्जी फॉस्फेट ट्रांसफर पोटेंशियल है। सो द लास्ट स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू एडीपी कैटालाइज पाइरुवेट काइनेज व्हिच रिक्वायर्स पोटेशियम आयन एंड पोटेशियम आयन के अलावा या तो मैग्नीशियम आयन चाहिए या तो मैग्नीज आयन चाहिए। सो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से क्या बनेगा आपका पाइरुवेट बनेगा। पाइरुवेट की अगर हम बात करें तो ये 2 फॉर्म में होते हैं, कीटो फॉर्म में एंड इनोल फॉर्म में। कीटो फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल प्रीडोमिनेंट होते हैं एट pH 7। इनकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो इट इज -31.4 किलोजूल पर मोल। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है इट इज पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन एंड पोटेशियम आयन चाहिए या फिर मैग्नीज आयन और पोटेशियम आयन चाहिए। In this substrate level phosphorylation, the product pyruvate first appears in enol form. सबसे पहले ये enol form में
अपीयर होता है। देन इसमें टॉटोमराइजेशन होता है, कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन, जिसकी वजह से ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटो फॉर्म इज predominating at pH 7. So the overall reaction has a large negative standard free energy change due to large part of spontaneous conversion of enol form of pyruvate to keto form. So delta G prime naught of phosphoenol pyruvate hydrolysis is minus 61.9 kilojoule per mole. About half of this energy is conserved in the formation of phosphoanhydride bond of ATP. Delta G prime naught is minus 31.5 kilojoule, minus 30.5 kilojoule per mole, and the rest minus 31.4 kilojoule per mole constitutes a large driving force pushing the reaction towards ATP synthesis. The pyruvate kinase reaction is essentially irreversible under intracellular condition and is an important site of regulation. So glycolysis का important site है regulation के लिए. Now अभी हमने glycolysis के total 10 steps पढ़े. प्रीपरेटरी फेज में 2 ATP यूज होता है, पे ऑफ फेज में 4 ATP रिलीज होते हैं एंड 2 NADH बनता है. देन द ओवरऑल बैलेंस शीट शोज दैट नेट गेन ऑफ ATP. इसको समझते हैं. वी कैन नाउ कंस्ट्रक्ट ए बैलेंस शीट फॉर ग्लाइकोलिसिस टू अकाउंट फॉर ग्लाइकोलिसिस के हम बैलेंस शीट की बात करते हैं जिसमें हमारा 3 पर्पस है. पहला पर्पस है फेट ऑफ कार्बन स्केलेटल ऑफ ग्लूकोज. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट बने हैं तो कार्बन स्केलेटल का क्या फेट होगा. दूसरा इनपुट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ADP एंड द आउटपुट ऑफ ATP, द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. सो ये रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का नेट रिएक्शन जो कि इनपुट और आउटपुट को बता रहा है. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा इनपुट को कंसीडर करते हैं, राइट हैंड साइड के रिएक्शंस में हम आउटपुट को कंसीडर करते हैं. बट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है. आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन सबस्ट्रेट और कॉमन कंपाउंड्स, हमारा जो मेन रिएक्शन है वो ये है. इनपुट में क्या है? ग्लूकोज है, 2 NAD प्लस, 2 ADP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. प्रोडक्ट में क्या है? 2 पायरुवेट है, 2 NAD प्लस, 2 NADH बनाएगा, 2 ADP, 2 ATP बनाएगा, 2 H प्लस रिलीज करता है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एंड जो कि ATP बनाता है एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. सो द 2 molecules of NADH formed by glycolysis in the cytosol are under aerobic conditions reoxidized to NAD plus by transfer of their electrons to the electron transfer chain. NADH अपना इलेक्ट्रॉन किधर देगा? ऑक्सीजन को बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, और वो उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करते हैं अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड उससे ATP की सिंथेसिस होती है. So this is the reactions. 2 NADH, 2 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन, 2 NAD प्लस और 2 वाटर का फॉर्मेशन करेगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP बाय रेस्पिरेशन लिंक्ड फॉस्फोराइलेशन, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. सो ओवरऑल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किस चीज में? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में. किस में कन्वर्ट करना है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में. जब हम करते हैं तो यहाँ पे 2 ATP यूज होता है. कितना होता है? 2 ATP यूज होता है एंड 4 ATP क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. तो नेट गेन ऑफ ATP कितने होंगे? फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस, सो नेट गेन ATP होंगे 2 ATP. नेट गेन ऑफ ATP 2 ATP एंड इसके अलावा 2 NADH का फॉर्मेशन होता है. अब ये 2 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को इन एरोबिक कंडीशन. सो दिस इज ओवरऑल बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. नाउ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो इट इज अंडर टाइट रेगुलेशन. ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज by yeast, Louis Pasteur discovered that both the rate and total amount of glucose consumption were many times greater under anaerobic than aerobic conditions. Later studies of muscles shows that same large difference in the rates of anaerobic and aerobic glycolysis. एरोबिक और एनारोबिक की अगर रेट की बात करें तो दोनों में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंजम्पशन बहुत डिफर कर रहा था. Then biochemical basis of this Pasteur effect is now clear.
अभी इसका जो बायोकेमिकल बेसिस है वो क्लियर है। कैसे क्लियर है? ATP aids from glycolysis under anaerobic condition to ATP per molecule of glucose is much smaller than that the complete oxidation of glucose to CO2 under aerobic condition. अगर एनएरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होते हैं और वहां नेट एटीपी कितना होता है 2 एटीपी। लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज द क्रेब्स First one is the glycolysis, second one is the link reaction, third one is the citric acid cycle and fourth one is oxidative phosphorylation through electron transport chain. So एरोबिक कंडीशन में टोटल 30 या फिर 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना ह्यूज डिफरेंस है एटीपी के फॉर्मेशन में बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन। इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 times as much glucose must therefore be consumed anaerobically as aerobically to yield the same amount of ATP. So the flux of glucose through glycolytic pathway is regulated to maintain nearly constant ATP level as well as adequate supply of glycolytic intermediates that serve biosynthetic role. The required adjustment in the rate of glycolysis is achieved by the complex interplay among ATP consumption, NADH regeneration and allosteric regulation of several glycolytic enzymes including hexokinase, PFK1 and pyruvate kinase. So glycolysis का ये 3 एंजाइम है जहाँ पे रेगुलेशन होता है। फर्स्ट वन इज द हेक्सोकाइनेज, सेकंड वन इज द PFK1 and third one is the pyruvate kinase. And second to second fluctuations in the concentration of key metabolites that reflect the cellular balance between ATP production and consumption. On a slightly longer time scale, glycolysis is regulated by the hormones glucagon, epinephrine, insulin and by changes in the expression of genes for several glycolytic enzymes. So this is all about preparatory phase of glycolysis, and in our next lecture we will discuss about the feeder pathways for glycolysis and fate of pyruvate under anaerobic conditions.